प्रिय बच्चों, आइए देखिए आज जो है फोर्थ सेमेस्टर आपको जो है डी इलेक्ट्रॉन बताएंगे, जिसमें जो है आपका सिद्धांत का पेपर है। विषय हमारा है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित। आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित ये हमारा विषय है। इस विषय के अंतर्गत हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे जो है भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत, कि भाषा कैसे जो है हमारी उत्पन्न हुई है, जिसमें जो है एक सिद्धांत देखे थे दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में हम आपको जो है सिद्ध करके भी ये बताया गया कि कैसे जो है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को लोग स्वीकार करते हैं और कैसे उस सिद्धांत को जो है अमान्य कर दिया गया, कैसे लोग जो है उसकी आलोचना किए कि ये इसको नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार से जो दूसरा सिद्धांत हमारा आया वह जो है आया हमारा टॉपिक आज हमारा है वो संकेत का सिद्धांत। संकेत सिद्धांत। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत में जो हमारा है वो संकेत का सिद्धांत, अर्थात एक प्रकार से कह लीजिए लेशन हमारा जो है वो भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत। भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत में हमारा जो दूसरा है बिंदु या दूसरा सिद्धांत, तो पार्ट हमारा ये दूसरा है। पहले वीडियो में हम आपको उत्पत्ति के सिद्धांत में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत बताए थे। दूसरे में हम देखते हैं जो है संकेत का सिद्धांत क्या है। इस संकेत के सिद्धांत में देखते हैं कि जो संकेत के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वह जो है रूसो थे। प्रतिपादक जो है वो रूसो थे। इस सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे रूसो ने। तो इस सिद्धांत में क्या कहा गया? इस सिद्धांत में ये कहा गया कि निश्चित रूप से भाषा का जो उद्भव हुआ है, भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह संकेतों के माध्यम से हुई है। और मनुष्य में, जैसे मनुष्य है, हम लोग हैं, तो क्या है कि पशुओं की भांति, जैसे आज हम लोग जो है बोल करके जो हम बोल रहे हैं उसको आप समझ रहे हैं, क्योंकि एक उसकी निश्चित भाषा बना दी गई है कि ये बोलने के पश्चात हम इसी वस्तु को समझेंगे। ठीक उसी प्रकार से पहले जो है मनुष्य, जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि पशु जो है इशारा करके बताते हैं, जैसे पूंछ हिलाना, सिर हिलाना, उसके बाद जो है तो तमाम वो संकेत करते हैं, जिन संकेतों को हम लोग समझते हैं। समझ करके हम उनकी इच्छा अनुसार उन संकेतों को समझते हैं, समझ करके तब उनको जो है वो विषय हम जो वो वस्तुएं जो है प्रदान करते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि जो पशु होते हैं वह हमको इशारा तो करते हैं, लेकिन आज भी हम उनके इशारों को समझ नहीं पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कहा गया कि जैसे पशु आज ये सारी चीजें कर रहे हैं, वैसे क्या है कि वैसे मनुष्य भी पहले करते थे। मनुष्य जो किसी से वस्तु मांगना होता था, जो उनको बताना होता था, जो भी कुछ करना होता था, वो क्या करते थे? वह इशारों के माध्यम से ही जो है वो करते थे। तो लेकिन जो है जो विचार व्यक्त करते थे वह जो है इशारों के माध्यम से, यही हमारा संकेत का सिद्धांत हो जाता था कि संकेत करते थे और लोग उसको समझ जाते थे। लेकिन क्या कि ये बहुत दिन तक वो चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? बहुत सारे मनुष्य की वस्तुएं ऐसी थी, बहुत सारे विचार ऐसे थे जो इशारों के माध्यम से जो है वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया कि इस असुविधा को दूर करने के लिए कि ये जो हमको समझने में विचार दिक्कत हो रही है, उनके इशारे नहीं समझ पा रहे हैं, उसके जो है विनिमय के लिए एक सामाजिक समझौता किया गया, जिसमें जो है बात की गई भाषा की, कि भाषा जैसे समर्थपूर्ण, अर्थात कोई भाषा ऐसी खोजी जाए जो कि जो है हमारे विचारों को समझने में वह पूर्ण और सुविधाजनक संकेत उत्पन्न कर सके। तो इस प्रकार से संकेत के माध्यम से हम लोग जो है क्या किए, वह जो है इसकी खोज किए। अब इस सिद्धांत को भी क्या किया गया? अमान्य कर दिया गया। इसको लोग जो है कहे कि संकेत जो है संकेत के माध्यम से भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो जो इस सिद्धांत को नहीं मानने वाले थे और दैवी सिद्धांत को मानने वाले थे, अर्थात ये कह लीजिए कि जो संकेत सिद्धांत की आलोचना किए और
दैवी सिद्धांत को स्वीकार करते थे, उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? प्रश्न उन्होंने किया कि प्रारंभ में संकेत किसने किया। बात आती है अगर संकेत की, कि संकेत जो है किसने किया। सबसे बड़ा प्रश्न कि संकेत ही स्टार्ट कहां से हुआ, संकेत किसने किया। तो संकेत अगर किसने किया तो इस पर प्रश्न किया गया। तो कहा गया कि जब संकेत जो है क्या किया गया कि संकेत अधिक सफल नहीं हुआ तो लोक व्यवहार कैसे संपन्न हुआ। पहला प्रश्न किया संकेत कैसे किया गया, किसके द्वारा किया गया। दूसरा जो है संकेत जो है अधिक जब नहीं हुआ, बहुत ज्यादा जो है विचार आने लगे और संकेत के माध्यम से वह व्यक्त नहीं किए जाने लगे, तो वह लोक व्यवहार में कैसे संपन्न हुआ। तो ये जो है विचारणीय प्रश्न है। तो देखा गया कि संकेतों को जो है ध्वन्यात्मक संकेत बनाने के लिए, अर्थात जो हम संकेत कर रहे हैं उसको आवाज के माध्यम से बोल करके कैसे हम जो है विचार करते हैं। तो देखिए जो है कि इस पर विचार विमर्श कैसे हुआ, यह कैसे अनुभव हुआ, सुनिश्चित जो है वस्तु क्रिया व्यक्ति के लिए कौन सा जो है वह संकेत किया जा रहा है ना। कहने का तात्पर्य हमारा कि संकेत किसने किया, और संकेत को जो है जो बहुत सारे विचार थे वह सब जो विचार हमारे आए उनको जो है कैसे जो है संपन्न किया गया। ये जो है ध्वन्यात्मक संकेत कैसे आए, ये सब तमाम जो है विचार विमर्श के लिए बातें आ गई, जिसको जो है स्वीकार किया गया। लेकिन जब धारणा को व्यक्त करने के लिए, जो विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्द निश्चित हो जाता है, हम देखते हैं कि जब धारणाओं को व्यक्त करने के लिए, विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द निश्चित कर लिए जाते हैं और वह समाज द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है। अर्थात जो हम एक संकेत निश्चित करके इसको सबको बता दें, जैसे तौलने के पैमाने को देख लें हम उदाहरण के तौर पर, तो क्या हम जानते हैं जो हमको किलोग्राम, ग्राम, ये जो मानक प्राप्त हुए तौलने, क्या ये हमारे शुरुआत से ही थे, या मिलीग्राम, सेंटीग्राम जो भी रहे, ये पैमाने क्या हमको शुरुआत से ही प्राप्त हुए? नहीं। आज भी देखते हैं लोग जो है गांवों में क्या है सब्जियां लेकर के आते हैं बेचने के लिए, तो सबके पास पैसे नहीं होते हैं। उसके बदले में क्या करता है वो व्यक्ति, कोई जो है गेहूं देता है, कोई जो है चावल देता है, उसके बदले में सब्जी प्राप्त करता है। इसी प्रकार से पहले भी था। पहले मूल्यवान वस्तुओं को लोग नहीं समझते थे, कोई जो है थोड़ी सी रुई दे देता तो उसी के वजन के बराबर जो है वो बराबर लेकर के गेहूं ले लेता। क्या ये संभव था? नुकसान था लोगों का। तो इस प्रकार से ध्वन्यात्मक संकेत के रूप में जो है ये कैसे कहां से आया, ये सारी चीजें। तो वही कहा गया कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे आकर के इसमें स्थिरता आ गई। तो कहा गया कि जब धारणाएं जो हमारी होती हैं वह जो है उसको धारणाओं को, विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्द जब निश्चित कर लिए जाते हैं तो वह शब्द जो है समाज द्वारा स्वीकृत कर लिए जाते हैं। जो हमारे विचार हों उन संकेतों को जो है ध्वनि के माध्यम से समाज उसको, उस भाषा को स्वीकृत कर ले, तो निश्चित रूप से इसके संदर्भ में जो प्रयुक्त होने लगता है, जो शब्द प्रयोग होने लगता है, वही हमारी भाषा कहलाती है। अर्थात भाषा संकेत निर्धारण से अधिक यही तात्पर्य हो सकता है और कुछ नहीं। तो जो हमारा ये है, तो इस प्रकार से संकेत की बात की जाती है। उसके बाद हम आते हैं जो देखते हैं कि हमारा ये संकेत सिद्धांत में आपको हम पुनः स्पष्ट कर दें कि जिस प्रकार से पशु पक्षी हमारे जो है पहले संकेतों के माध्यम से आज भी जो है वह कार्य करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक मनुष्य भी पहले जो है ऐसे करता था, उसी को जो है वह स्वीकार कर लिया गया और वहीं से जो है हमारी भाषा का जन्म हुआ। लेकिन इस सिद्धांत को जो है न मानने वाले और दैवी उत्पत्ति के सिद्धांतों ने जो है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के मानने वाले विचारकों ने प्रश्न किया कि संकेत किसने किया और ध्वन्यात्मक संकेत कहां से आए, लोक व्यवहार में यह कैसे संपन्न हुआ। इसके विषय में बताया गया कि जब धारणा को व्यक्त करने के लिए शब्द निश्चित हो जाता है और उसको समाज स्वीकार कर लेता है, तो निश्चित रूप से वह इसी के संदर्भ में जो है भाषा के संदर्भ में वह प्रयुक्त होने लगता है। और भाषा के संकेत के रूप में अगर देखा जाता है तो निश्चित रूप से जो इसका निर्धारण किया जाता है, इससे अधिक कुछ उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। आइए हम आपको जो है
ये हमारा संकेत का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को भी जो है ये सारी चीजों के प्रश्नों का उत्तर न मिलने के कारण यह भी जो है वो सिद्धांत जो है अस्वीकार कर दिया जाता है। तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत अस्वीकार किया गया और उसके बाद जो है हमारा अस्वीकार किया गया संकेत का सिद्धांत। आइए हम आपको बताते हैं हमारा जो तीसरा सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत आइए देखिए जो है देखते हैं हम जो है हमारा अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत। तो भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत में हम आपको जो है बताए कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पहले वीडियो में बताए थे। दूसरे वीडियो में जो हमारा चल रहा है उसमें हम आपको संकेत का सिद्धांत इसे अभी पहले बताए। इसमें जो है तीसरा हमारा सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को देखते हैं कि ये सिद्धांत हमारा क्या है। ये अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है? तो अनुकरण का सिद्धांत कहता है या कह लीजिए कि इस सिद्धांत की जो मान्यता है वह मान्यता यह है कि भाषा के कुछ शब्द अनुकरणात्मक थे। भाषा के कुछ शब्द जो है अनुकरणात्मक थे। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखें, मनुष्य जो है प्रारंभ में बिल्ली की बोली को सुना होगा, जैसे बिल्ली आज देखते हैं बोलती है उसको सुना होगा। उसके बाद जो है कौवे की बोली को सुना होगा। उसके बाद जो है अनेक और पशु पक्षियों की आवाज को सुना होगा, उसी का जो है वह अनुकरण किया। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत को और कौन कौन से नाम से जानते हैं? क्योंकि जो है वो चाहे पशु पक्षियों की आवाज के सुने हो चाहे जिसकी आवाज सुने हो उसी का अनुकरण मनुष्य कर लिया। बाद में धीरे धीरे उसमें सुधार किया और सुधार करके जो है यही हमारा अनुकरण सिद्धांत का बता। इसको और किस किस नामों से जानते हैं? इसको जो है भाववाद सिद्धांत, भाववाद सिद्धांत, भाववाद सिद्धांत। भाववाद सिद्धांत कैसे आया भाई? जैसे कुत्तों को देखते हैं, कुत्ते जो है क्या भाव करते हैं, तो कुत्तों के द्वारा जो भाव की आवाज होती थी उसी का अनुकरण मनुष्य ने किया और कुछ ऐसा अपना सिस्टम बनाया जिस सिस्टम के द्वारा जो है वह अपनी भी जो उसके विचार थे उन विचारों को वह व्यक्त करता था। तो इसी को जो है भाववाद या भाववाद का सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद शब्दानुकरण, शब्दानुकरणवाद अर्थात जो शब्द शुरुआत में जो है बोले गए उन्हीं का हम अनुकरण कर लीजिए। जैसे आवाज की बात आई, उस आवाज का हम अनुकरण किए। शब्दानुकरण अर्थात शब्द का जो है अनुकरण करना, तो शब्दानुकरणवाद इसको कहा गया। उसके बाद जो है अनुकरण मूलकवाद, अनुकरण मूलकवाद जो हमारा है अर्थात जहां से मूल रूप से उत्पत्ति हुई है, जहां से मूल रूप से जिसकी उत्पत्ति हुई हम उसका अनुकरण किए, उसको जो है माने, तो इसी को जो है अनुकरण मूलकवाद सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद जो है रेनन नामक विद्वान ने इस सिद्धांत का विरोध किया। कौन विद्वान थे? रेनन। इस सिद्धांत का विरोध हुआ है वो रेनन ने इस सिद्धांत का विरोध किया। रेनन ने इस सिद्धांत का विरोध किया। रेनन ने जो इस सिद्धांत का विरोध किया, उन्होंने क्या कहा इस विरोध में? उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ का श्रेष्ठ एवं विकसित प्राणी अर्थात सबसे श्रेष्ठ जो है वह किसको स्वीकार किया जाता है? मनुष्य को। और प्राणी जो है वो मनुष्य अपनी भाषा के लिए पशु पक्षियों के स्वरों का अनुकरण करेगा, यह विश्वास योग्य नहीं। कैसे? मनुष्य को इस संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया और मनुष्य को हम कह रहे हैं कि अनुकरण वह पशु पक्षियों का करे, पशुओं का अनुकरण करे,
उनकी भाषा का अनुकरण करे, उनकी बोली का अनुकरण करे, तो क्या उचित है? स्वयं अगर हम विचार करते हैं तो निश्चित रूप से जो है रेनन महोदय ने इसी का विरोध किया कि जो अनुकरण पक्षियों की बात की जा रही है वो सही नहीं है, उसको हम जो है सत्य नहीं मान सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि अनुकरण के सिद्धांत के 3 उप सिद्धांत हैं। 3 जो है वो उप सिद्धांत बताए गए। 3 उप सिद्धांत वो कौन कौन से हैं? 3 उप सिद्धांत वो हमारे हैं ध्वन्यात्मक अनुकरण, ध्वन्यात्मक अनुकरण, दूसरा हमारा जो है पहला जो है ध्वन्यात्मक अर्थात ध्वनि का अनुकरण, जो उनके बोलने से ध्वनि निकलती थी उस ध्वनि का अनुकरण किए। उसके बाद अनुराणात्मक अनुकरण। उसके बाद हमारा तीसरा जो सिद्धांत रहा वह जो है दृश्यात्मक अनुकरण। तो इस प्रकार से 3 इसके उप सिद्धांत बताए गए, ध्वन्यात्मक अनुकरण, अनुराणात्मक अनुकरण और दृश्यात्मक अनुकरण। दृश्यात्मक अनुकरण में कहा गया कि मनुष्य जो है देख करके उसका जो है अनुकरण किया। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये तीनों जो है सिद्धांत और जो है ये जो अनुकरण का सिद्धांत है इसको भी जो है बाद में अमान्य कर दिया गया, इसको अस्वीकार कर दिया गया कि यह जो है ये सही नहीं है। उसके विरोध में रेनन महोदय ने यही कहा कि मनुष्य को जो है इस जगत का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है और जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है वही जो है पशुओं का क्या करे, पशुओं का अनुकरण करे, पक्षियों का अनुकरण करे, यह सही नहीं है। इसलिए जो है आज के वीडियो में आप इतना 2 सिद्धांतों का अध्ययन करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे जो है वो अगला जो सिद्धांत है भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत, संगीत का सिद्धांत, उसको बताते हैं कि संगीत के माध्यम से कैसे जो है भाषा की उत्पत्ति हुई। धन्यवाद।